हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न बाय स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 18 वो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को आज स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर आपकी इस बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियोज़ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। आपको किसी भी वीडियो को वॉच करना है, किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो कि आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि चैप्टर का नेम है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के जो पोल्यूशन है इनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है एयर वाटर दोनों ही जो है बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ के लिए। नो वन कैन थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर, मतलब एयर वाटर के बिना हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इन्हीं से ही हमारी लाइफ है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स मैन इज कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग दैम, मतलब हम ये जो दोनों रिसोर्स है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और लेकिन हम इनका जो है कंटिन्यूसली इनको पॉल्यूट कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू पार्क इन द मॉर्निंग द एयर इज़ मच क्लीनर, मतलब हम देखते हैं कि जब हम पार्क में जाते हैं मॉर्निंग में तो वहाँ की जो एयर है बहुत ज़्यादा क्लीन होती है। एंड द एयर बी ब्रीथ ऑन बिजी रोड, और बिजी रोड पे जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और या फैक्ट्रीज़ के आसपास की जो एयर होती है, ठीक है, तो वो जो है इतनी क्लीन नहीं होती है। ऑलमोस्ट ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द सिटी आर पॉल्यूटेड, मतलब वाटर के सोर्सेज भी जो है पॉल्यूटेड होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ज़्यादातर जो पॉल्यूशन फैलता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, दीज सोर्सेज इफेक्ट्स द वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एयर और वाटर पोल्यूशन की और इनके सोर्सेज की, और हम जो है एयर और वाटर पोल्यूशन को किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर इज ए एसेंशियल एयर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए एयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एयर से ब्रीथिंग करते हैं और आगे जाकर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। सो वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट, ठीक है, विदाउट एयर, यानी कि विदाउट एयर हम फ्यू मिनट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एंड एनी अनडिजाइबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, मतलब एयर में, ठीक है, किसी भी तरह का अनडिजाइबल चेंज होता है, या तो उसकी फिजिकल स्टेट में या फिर केमिकल स्टेट में या फिर बायोलॉजिकल किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज होता है तो हम उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। इट में एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, मतलब ये जो है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है एंड अदर लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करती है। द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन, और जो सब्सटेंस पॉल्यूशन करते हैं या एयर को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होती है, तो वो भी एक तरह से पॉल्यूटेंट है। आगे पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में डस्ट है। इन डेजर्ट एरियाज स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर से जो स्मोक रिलीज होता है तो वो एयर को पॉल्यूट करता है। फॉलन फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक है, फॉलन होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं, मतलब एयर में उड़ते रहते हैं, तो उनसे भी एयर पॉल्यूट होती है। एंड वोल्केनो जो, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन से जो गैसेज निकलती है वो हमारे एयर में मिक्स होती है तो उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। वोल्केनिक एरप्शन इज ए प्रोबेबली द मोस्ट लीथल नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब जो वोल्केनिक एरप्शन है ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट लीथल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, ठीक है। लीथल का मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, नुकसानदायक, मतलब जिससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्मफुल गैसेज जो है वोल्केनो एरप्शन में प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी एयर के साथ में मिलके एयर को पॉल्यूट करती है। इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ एश,
एंड टॉक्सिस फ्यूम्स, मतलब वोल्केनो इरप्शन से लार्ज अमाउंट में एस रिलीज होती है, टॉक्सिस फ्यूम्स रिलीज होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिससे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। आगे देखते हैं सम मैनमेड सोर्सेज। तो ये तो हो गए नेचुरल सोर्सेज के बारे में। डेजर्ट एरियाज में जो डस्ट स्टॉर्म होती है, मतलब डस्ट की जो, ठीक है, आंधियाँ चलती है, तूफान चलते हैं, तो उसमें डस्ट एयर के साथ में मिक्स हो जाती है। फॉरेस्ट फायर है नेचुरल रिसोर्स में, और वोल्केनो इरप्शन है, ठीक है। अब मैनमेड रिसोर्स कौन कौन से हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। एक तो बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल स्मोक, मतलब इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रिलीज होता है, ठीक है, वो है। और CFC फ्रॉम स्प्रे से जो CFC कार्बन, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, वो भी रिलीज होती है, जिससे एयर पोल्यूट होती है, ठीक है, मतलब एयर पॉल्यूशन होती है। आगे तो देखो द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स। कम्बशन का मतलब बर्निंग, ठीक है, हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, चाहे वो आपका वुड हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी फ्यूल्स हैं, इनको हम कम्ब्यूज करते हैं। कम्ब्यूज का मतलब इनकी बर्निंग करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। हमारे जो व्हीकल्स चलते हैं तो उनमें पेट्रोल डीजल बर्न होता है और उनसे हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती है, तो यही एक तरह से सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। इट प्रोड्यूस सेवरल पॉल्यूटेंट, इससे काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, विच इंक्लूड, जिसमें कुछ है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड एन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एक पॉल्यूटेंट गैस है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिस जहरीली गैस है, मतलब इससे तो, ठीक है, इवन ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। एज वेल एज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, ठीक है, पार्टिकुलेट्स एंड विच रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में जो है पार्टिकुलेट्स, मतलब छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड होते हैं, मतलब एयर में फ्रीली घूमते रहते हैं, तो वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ठीक है, घर के लिए हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उनसे भी काफ़ी हार्मफुल गैसेज जनरेट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन है ही है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है ना, और पार्टिकुलेट भी होते हैं, तो ये भी एक तरह से रीजन है एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एमिट हार्मफुल गैसेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज से काफ़ी हार्मफुल गैसें एमिट होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा था, ये भी हार्मफुल गैसेज है, SO2, और क्लोरीन है, ठीक है, डस्ट है, विच आल्सो एड एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये भी एयर पोल्यूशन को करते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट्स है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ठीक है, इनसे भी काफ़ी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, जो कि हमारे एयर के साथ में मिलके एयर को पोल्यूटेंट करती है, ठीक है। इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, कुछ SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ऊपर एक लीथल वर्ड आया था, उसका मीन्स है अवेल टू कॉज डेथ, मतलब जिससे डेथ हो सकती है, तो उसके लिए हम लीथल वर्ड यूज करते हैं, तो मतलब, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कौन कि वोल्केनो इरप्शन से जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस रिलीज होती है, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, वो हमारे लिए लीथल हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज ए ग्रेटर थ्रेट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन स्मोकिंग, ठीक है, HIV और बार, मतलब एयर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है, मतलब एक तरह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है, ठीक है, स्मोकिंग और HIV से ज़्यादा, क्योंकि एयर पॉल्यूट होती है तो सभी लोगों के लिए होती है, और सभी लोग उसको यूज करते हैं, तो सभी लोग उसको उससे अफेक्ट होते हैं। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके बारे में बात कर रहा था, CFCs, ठीक है, जो कि स्प्रे से रिलीज होती है। ये रेफ्रिजरेटर से, मतलब हमारा जो फ्रिज होता है उससे भी रिलीज होती है, एयर कंडीशनर मतलब AC से भी रिलीज होती है, ठीक है, और स्प्रे तो है ही है, इनसे CFC रिलीज होती है, और ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आपने नाम सुना हो तो उसको, ओजोन लेयर को डैमेज करती है, जिससे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्मोक इज द थिक फॉग लाइक लेयर, स्मोक भी एक तरह से एयर को पोल्यूटेंट करता है ड्यूरिंग विंटर्स में आपने देखा होगा, थिक फॉग लाइक लेयर होती है, इसको स्मोक कहते हैं। एंड इट मेड ऑफ सब स्मोक्स, ठीक है, मतलब स्मोक जो होता है ना, स्मोक वो स्मोक और फॉग से मिलके बनता है, तो स्मोक, ठीक है, ये भी। आगे देखते हैं हम एक टेबल जिसमें हमें पॉल्यूटेंट और सोर्सेज, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, ये एक पॉल्यूटेंट गैस है, एयर को पॉल्यूट करती है, इसके सोर्सेज क्या है, एक तो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है, हमने कम्बशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है,
और कोल और फ्यूल का, ठीक है। मतलब व्हीकल्स में अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है, चाहे व्हीकल्स में डीजल हो पेट्रोल हो तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। कोल का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कम्बशन ऑफ डीजल पेट्रोल और कोल, इनके कम्बशन से ये भी रिलीज होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल है, पावर प्लांट्स में कोल जब बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और SO2 वोल्केनो इरप्शन में भी रिलीज होती है। सूट और स्मोक भी एयर को पोल्यूटेंट करते हैं। ये एग्जस्ट ऑफ व्हीकल का जो एग्जस्ट होता है, मतलब व्हीकल से जो गैस निकलती है उसमें सूट मतलब एस वगैरह और स्मोक रिलीज होती है। पार्टिकुलर्स मैटर रिलीज होते हैं, जैसे स्टील मेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, या माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, पावर प्लांट्स होते हैं, उनसे कुछ पर्टिकुलर मैटर्स भी रिलीज होते हैं। ये भी एयर को पोल्यूट करते हैं। तो ये सोर्सेज हैं और ये पोल्यूटेंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? तो एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट बोथ लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों को इफेक्ट करती है, लिविंग को ज़्यादा करती है वैसे। लेट अस डिस्कस सम मेजर इफेक्ट्स। तो पहला इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझने लायक है, आप बहुत ध्यान से इसको समझें। तो देखो, एज द सन रेज एंटर द अर्थ एटमोसफेयर, मतलब हमारे अर्थ एटमोसफेयर में सन रेज एंटर करती है तो सम ऑफ द रेज आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, मतलब कुछ रेज जो होती है सन की हमारे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है डेली एक्टिविटीज़ में अर्थ सरफेस के द्वारा। वाइल सम आर रिफ्लेक्टेड, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में दोबारा वापस, ठीक है। दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर ट्रैप्ड बाई सम गैसेज, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, ये कुछ गैसेज के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। अब वो कौन सी गैस है जो ट्रैप करती है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो इसे वापस जाने वाली जो रेज है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। विच रिजल्ट इन द वार्मिंग ऑफ अर्थ, इससे जो है हमारे अर्थ का सरफेस, अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होता है, गर्म होता है। दिस नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इससे हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर जो है एक तरह से हीटिंग हो जाती है, हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। ये दोनों गैसेज जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैसें नहीं हैं तब तो क्या है कि सन की रेज जो आती हैं, कुछ रेज तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा, बाकी की जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो वापस चली जाती है सन के पास, ठीक है, उनको ट्रैप करने वाला कोई नहीं होता है तो वापस चली जाती है। इससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में अगर CO2 है तो CO2 जो है वापस जाने वाली जो सन रेज है उनको ट्रैप कर लेता है, और उनको ट्रैप करने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। आगे देखो, द कॉज ऑफ बरी इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड द सेफ लिमिट, ठीक है। मतलब हमें चिंता करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस की रेस्पॉन्सिबल गैस यानी कि CO2 नहीं होनी चाहिए। दिस हैज़ लीड टू बी कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल क्यों बढ़ता है? जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है तो वो पॉल्यूशन आपका CO2 इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब है कि आप अगर मतलब एयर को पॉल्यूट करोगे तो CO2 लेवल बढ़ेगा, और CO2 लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है तो CO2 को कम कर लो एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। द एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एवरेज, ठीक है, कितना टेम्परेचर एवरेज इंक्रीज हो रहा है पर ईयर पर, ठीक है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर डिफॉरेस्टेशंस, और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशंस क्यों है? डिफॉरेस्टेशंस का मतलब होता है लार्ज स्केल पर अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशंस। भाई पेड़ों को काटेंगे तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 तो एटमॉस्फेयर में रहेगी ना, ठीक है। CO2 को कौन ट्रैप करता है? CO2 को जो है CO2 गैस को लेने वाले हैं पेड़, मतलब आपके प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स को काट दोगे तो कहने का मतलब CO2 को कौन लेगा? CO2 तो एटमॉस्फेयर में रहेगी,
और एटमॉस्फेयर में रहेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर आप पेड़ों को नहीं काटोगे, ठीक है, तो फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ग्रीन हाउस से इंक्रीज नहीं होगा, मतलब आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मीथेन गैस जो रिलीज होती है, ये सब कुछ रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है। इसलिए पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन मतलब CO2 गैस को ब्रीथ के हिसाब से लेते हैं, और अगर वो CO2 गैस को लेते हैं तो CO2 गैस एटमॉस्फेयर में कम होती है, और कम होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 गैस के कारण ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज ए मेजर एनवायरमेंट इश्यूज इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मेजर एनवायरमेंट इशूज है। इट इज़ रिजल्टिंग इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, एंड पोलर आइस कैप्स दस राइजिंग द सी लेवल, और इससे सी लेवल राइज होता है, लीडिंग टू फ्लड्स, और सी लेवल राइज होता है, सी का लेवल राइज होता है तो वो फ्लड्स को लीड करता है, मतलब बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में बाढ़ आती है, या फिर लो लाइंग एरियाज में जो है फ्लड होती है। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न हो चुका है वर्ल्ड वाइड। कंट्रीज आर साइनिंग एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने मतलब वो साइनिंग करती है एग्रीमेंट पर कि वो कोशिश करेंगी कि ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन पर रिड्यूस कर सके, ठीक है। वन सच एग्रीमेंट, ऐसा ही एक एग्रीमेंट है जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल भी ऐसा ही एग्रीमेंट है जिसमें कंट्रीज, हर कंट्री ये चाहती है कि भाई ग्रीन हाउस गैस जो है उसका इमिशन रोका जाए, ठीक है। आगे देखो एसिड रेन है, तो एसिड रेन देखो ध्यान से पढ़ो, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी आपके पीछे क्वेश्चन है। तो देखो द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, एसिड रेन क्या है, सल्फर के ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों के ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर में प्रेजेंट होते हैं और रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ में। एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होती है ना उनके साथ में ये जो इनके ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन बनाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दीज एसिड्स मिक्स विथ रेन वाटर, और ये एसिड जो होते हैं रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो रेन को एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझ लो भाई। हमारे सल्फ़र गैस और नाइट्रोजन गैस अगर एटमॉस्फेयर में होती है तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, सल्फ़र तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बन जाती है, ठीक है। और ये जो एसिडिक और एसिड बन जाती है तो फिर ये एसिडिक वाटर वेपर साथ में एसिडिक बन के, ठीक है, एसिड बन जाती है, और ये फिर रेन वाटर के साथ में नीचे गिरती है तो एसिड रेन इनको कहते हैं। द केमिकल इन एसिड रेन कैन कॉज पेंट टू पील, मतलब इससे जो पेंट होता है वो पील हो जाता है, मतलब छिल जाता है। कॉरोजन टू स्टील, स्टील में जंग लग जाती है, एंड सच ब्रिज वगैरह है उनमें। और इरोजन टू स्टोन स्टैचू, मतलब स्टोन की जो स्टैचू हैं, ठीक है, उनमें भी इरोजन हो जाता है। डिस्टॉर्ड वेजिटेशंस एंड मेकिंग द सॉइल एसिडिक हो जाती है। अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट में एसिड के कारण उनका सर्वाइवल भी थोड़ा अफेक्ट होता है। और एनिमल्स बाय मेकिंग द वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड एसिडिक, मतलब सभी जगह का पानी एसिडिक हो जाता है जिससे कि एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान होता है। ये एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो देखो द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर बाय द CFC इज अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। CFC गैस के कारण ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये जो आप छिद्र देख रहे हो हमारे, ठीक है, ये ओजोन लेयर में होल है, और ये एक्सेसिव यूज ऑफ द
सीएफसी स्प्रेज, मतलब सीएफसी स्प्रेज का एक्सेसिव यूज करते हैं, उसके कारण ये हो रहा है क्योंकि सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन एक तरह से बहुत हार्म करती है ओजोन लेयर को। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, मतलब सन, हमारे सन से जो लाइट आती है उनमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो ओजोन लेयर उनको एक तरह से फिल्टर करती है, ठीक है। लेकिन अगर ओजोन लेयर में छिद्र है तो कहने का मतलब इस छिद्र में से तो अल्ट्रा वायलेट रेज फिल्टर होगी ही नहीं, पास हो जाएगी डायरेक्टली, और डायरेक्टली पास हो जाएगी तो हमारे अर्थ सरफेस में आएगी अल्ट्रा यूवी रेज। तो कहने का मतलब हॉल्स इन द ओजोन लेयर अलाउ अल्ट्रावायलेट, मतलब ये जो हॉल हो रहा है ना ओजोन लेयर में, ये यूवी रेज को अलाउ करता है एटमॉस्फेयर में आने के लिए, विच कैन कॉज स्किन कैंसर, और यूवी रेज के कारण स्किन कैंसर होता है, आई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वुमेन्स को। तो कहने का मतलब है कि सीएफसी जो गैस है इससे तो आपका ये ओजोन लेयर का हॉल जो छिद्र है वो बड़ा होता जा रहा है, और छिद्र के कारण हमें नुकसान है क्योंकि छिद्र जो है एक तरह से, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हो और आपकी छत जो है कमरे की उसमें छिद्र हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसमें हॉल हो जाएगा तो बारिश का पानी तो आपके ऊपर गिरेगा। तो यही हाल हमारे हमारे है, हमारी अर्थ को जो प्रोटेक्ट करता है वो करता है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर जो है यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ओजोन लेयर में ये छेद हो रहा है, वो छेद किसकी वजह से हो रहा है, ये हॉल हो रहा है सीएफसी के क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, स्प्रे वगैरह जो हम यूज करते हैं वहाँ से सीएफसी रिलीज होता है। तो कहने का मतलब हम ही तो जिम्मेदार है इस हॉल के लिए, ठीक है। तो जितने भी पोल्यूशन है उनके लिए हम ही जिम्मेदार है बेटा। आगे देखो हेल्थ प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूटेंट कैन कॉज मैनी काइंड्स ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, वुमेन्स में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है एयर पोल्यूशन के कारण कॉज होती है। सम ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ हैं जो यहाँ पर हैं, पहले देखते हैं हम। एक्सेस कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन कैन कॉज हेडेक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के एक्सेसिव कंसनट्रेशन, मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो उससे हेडेक हो सकता है, ठीक है। ड्राउसिनेस हो सकता है, निंद्रा नौसा हो सकता है। इट इज़ ए पॉइजनस गैस, मैंने बताया था पहले ही, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी पॉइजनस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय। दैट कैन इवन किल ए पर्सन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक पर्सन को किल भी कर सकती है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोर, मतलब अगर कोई पर्सन इसमें ज़्यादा समय के लिए रहता है तो वो इस पर्सन को किल कर देती है। इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, मतलब हमारी जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, तो उसके साथ में ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है, ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस कर देती है। इससे इससे जो है पर्सन कोमा में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू सूट कैन कॉज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, और सूट के साथ अगर हम लंबे समय तक रहते हैं तो उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एयर में सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, उनसे हमें इरिटेशन होती है, आइज में नोज में इरिटेशन होती है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, और उससे रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, अस्थमा वगैरह, लंग कैंसर वगैरह ये हो सकती है, होती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो मैंने बताया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, और इससे हमारे लंग्स परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। स्मोक भी जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, जैसे अस्थमा है, कफ है, ठीक है, इनमें बच्चों को प्रॉब्लम करती है। अब हम इस पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको देखते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब जहाँ तक हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है जैसे बाई यूजिंग क्लीन फ्यूल्स, हमें क्लीन फ्यूल्स जैसे सीएनजी वगैरह यूज करनी चाहिए व्हीकल्स में, ठीक है, और अनलीडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, ठीक है, व्हीकल्स में, लीड फ्री मतलब अनलीडेड जिसमें लीड की क्वांटिटी ना हो, ठीक है। बाय गेटिंग द एग्जस्ट ऑफ व्हीकल्स चेकड रेगुलरली, मतलब व्हीकल्स के एग्जस्ट को रेगुलर चेक करना चाहिए। बाय इंस्टॉलिंग टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में टॉल चिमनीज जो है हमें लगानी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपरेटर्स शुड बी यूज टू रिड्यूस सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर, मतलब सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर के लिए हमें
ठीक है। प्रिसिपिटेटर लगाना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट जो मैटर हैं वो रिलीज ना हो। नेक्स्ट है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स हमें यूज करना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है। इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं। और बाय प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और नरिश करना चाहिए इनको, ठीक है। प्लांट हेल्प टू मेक द एयर क्लीन, प्लांट लगाने से एयर जो है हमारी क्लीन होती है। और है नेक्स्ट बाय कंपोस्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट रेदर देन बर्निंग, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न करने के बजाय उसको कंपोस्टिंग करना चाहिए, मतलब उसको कंपोस्ट में चेंज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, ये विंड एनर्जी की है, ये सोलर पैनल्स हैं, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो ये वाली एनर्जी हमें यूज करना चाहिए। ये हाइड्रो एनर्जी है, मतलब वाटर की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन ट्रू फास्ट देखते हैं हम। द इनकम्प्लीट कमीशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये फॉल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ग्रीन हाउस गैसेज, तो ये बिल्कुल भी फॉल्स है। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है एसिड रेन कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सही है, ये ट्रू है। सोलर एंड विंड एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये फॉल्स है क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन खत्म है आपका, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो देखो वाटर इज ए वेरी यूजफुल एंड प्रीशियस रिसोर्स, बहुत ही यूजफुल और सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, जैसे रिवर्स है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन नहीं, वाटर की जो मेजर सोर्सेज हैं वो है रिवर्स है, लेक्स है, स्टीम है, सी है, ओशन है और ग्राउंड वाटर है। द वाटर फ्रॉम द दिस सोर्स इज बिकमिंग स्केयर ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है वाटर एक तरह से पॉल्यूट हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वाटर बिकम पॉल्यूटेड आफ्टर इट यूज्ड इन डेली एक्टिविटी लाइक वॉथिंग है, वॉशिंग है क्लोथ्स, ठीक है। एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस सच जैसे सीवेज है, अगर सीवेज भी ऐड होता है तो उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। सिल्ट है, उससे भी वाटर है। और टॉक्सिस केमिकल्स भी वाटर में मिक्स होकर वाटर को पॉल्यूट करते हैं। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर, जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसके कॉज क्या है? तो देखो वाटर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज बाय ह्यूमन्स एक्टिविटी, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कॉज होता है। डोमेस्टिक सीवेज है, मतलब घरों से जो सीवेज निकलता है वो, और वो रिलीज होता है वाटर में, या फिर फैक्ट्री से निकला जो कचरा है वो भी एक तरह से वाटर में रिलीज होता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस लीकेज ऑफ ऑयल रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन, मतलब रिवर्स और सीज में, ठीक है, जो ड्रिल होती है उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। ड्रिल कब करते हैं हम, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालने के लिए सीज में ड्रिल की जाती है तो उसके वाटर पोल्यूशन होता है। और शिपिंग ऑपरेशंस, मतलब जो शिप वगैरह चलती है, जहाज़ वगैरह चलती है, तो वो दूसरे देशों से, दूसरी कंट्रीज से ऑयल वगैरह के कंटेनर को लाती है, मान लीजिए ऑयल लीकेज हो जाती है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिनन लाइक जैसे वोल्केनो एरप्शन है, ठीक है, इससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन के सोर्स आपके हैं, एक तो पॉइंट सोर्स है, एक है नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स में है डिस्चार्ज बेस्ड एज ए सिंगल लोकेशन, सच है जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज या फिर सेप्टी टैंक है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट से रिलीज होते हैं वो। नॉन पॉइंट में आपके हैं हुज लोकेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मतलब जिसके लोकेशन को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, वो नॉन पॉइंट रिसोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है? तो देखो सम इफेक्ट्स आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है वेस्ट वाटर कंटेंट्स पॉइजनस केमिकल, जो वेस्ट वाटर निकलता है फैक्ट्री से निकलो चाहे कैसे भी वेस्ट वाटर हो, उसमें कुछ पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक एक पॉइजनस केमिकल्स है, फ्लोराइड्स है, दैट हार्म एक्वाटिक लाइफ, मतलब जो एक्वाटिक लाइफ है मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको हार्म करता है ना। सेकंड पॉइंट है ऑयल स्पिल्स आल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स मैरीन लाइफ, मतलब जो मैरीन में या फिर सीज में जो ऑयल स्प्लिट होती है ना, शिपिंग से, तो वो भी मैरीन लाइफ को अफेक्ट करती है। बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन,
मतलब ऑयल जो होती है ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है, ऑक्सीजन और सनलाइट की सप्लाई कट कर देती है, जिससे कि जो अंडर वाटर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि कंजप्शन, अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उससे वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, जैसे कॉलेरा है, डाइसेंट्री है, ठीक है, जॉन्डिस है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है वो वेरी हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस करता है वाटर बॉडीज में से, ठीक है, जिससे कि ये एक्वाटिक लाइफ को एक तरह से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है समटाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो हाई हो जाता है पानी में, है ना, और देयर ब्रेकडाउन beyond the capacity of microorganisms present in water. In such cases, excess of nutrition from fertilizers encourage rapid growth, ठीक है, ऑफ एल्गी। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिकम्पोजिशन रेट है वो घट जाती है, जिससे एल्गी वगैरह हो जाती है। एक कंडीशन नोन एज एल्गल ब्लूम, जिससे एल्गल ब्लूम की कंडीशन पैदा हो जाती है, मतलब बहुत सारी एल्गी जो होती है ग्रो हो जाती है। और आफ्टर द एल्गी डाई, और जब एल्गी डाई होती है देयर रिमेन्स further add the organic waste is in the water and decomposers use up most of oxygen present in water, मतलब वाटर में जो भी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है वो एल्गी को डिकम्पोज करने में यूज कर ली जाती है। सो इवेंचुअली द वाटर बिकम्स डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, इससे कि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसमें एल्गी ग्रो करती है। नेक्स्ट है रूनिंग ऑफ रेसिडुअल फर्टिलाइज़र इनटू वाटर बॉडीज, मतलब जो फर्टिलाइज़र होता है रेसिडुअल उसको वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं। बाय रेन कॉज फास्ट ग्रोथ ऑफ द वीड्स, जैसे कि वीड्स की ग्रोथ फास्ट होती है और उससे विच कंज्यूम मोस्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ब्रीथ जो वीड्स होती है वो ज़्यादातर पानी की ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेती है, मतलब ऑक्सीजन को यूज कर लेती है। सो उस पानी में भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। और दिस लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडीज से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लॉस होता है, ठीक है, इसके बोलते हैं, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। आगे बढ़ रहे हैं हम कुछ प्रिवेंशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो देखो वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है शुड बी ट्रीटेड, उसको इंडस्ट्रीज से आउट करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, ताकि वो मतलब वाटर बॉडी में नुकसान ना करे, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करें। सीवेज शुड बी ट्रीटेड, और सीवेज को भी ट्रीट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, वहाँ से जब वो रिलीज़ करते हैं उससे पहले उसको ट्रीट करें और फिर वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करें। नेक्स्ट है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज जैसे प्लास्टिक है, डिगिंग वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, शुड बी नॉट थ्रोन, इनको हमेशा मतलब वाटर बॉडीज में थ्रोन नहीं करना चाहिए, पानी में फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है, इससे भी पॉल्यूट होता है वाटर। वॉशिंग एनिमल्स और वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है, यूरिनेटिंग एंड वाटर बॉडीज शुड बी डिस्करेज्ड, मतलब नहाना, ठीक है, वाटर बॉडीज में नहाना, वॉशिंग कराना एनिमल्स को, ये भी थोड़ा बंद होना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूटेड ना हो। आगे देखते हैं हम कुछ टाइम टू आंसर क्वेश्चन है। इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर शुड बी यूज टू बी प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पे वाटर आएगा। नेक्स्ट है कंटेंट्स पॉइजनस केमिकल्स लाइक आर्सेनिक और फ्लोरेसेंट, ठीक है, ओके, तो इसमें आएगा वेस्ट वाटर, ठीक है, इसमें वेस्ट वाटर आएगा। नेक्स्ट है ऑयल लीक्स कैन ऑकर शिपिंग ऑपरेशंस कैन कॉज, ठीक है, और ये कॉज ऑपरेशंस कैन कॉज वाटर पॉल्यूट, ठीक है, कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर आएगा यहाँ पे, कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, जॉन्डिस। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबल वाटर के बारे में। पोर्टेबल वाटर कौन सा वाटर होता है, जो वाटर हम यूज करते हैं पीने के लिए उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है वाटर दैट यू आर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी जो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर इज कलरलेस, पोर्टेबल वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है,
मतलब उसमें कोई गंध वगैरह नहीं आती, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, और फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, और केमिकल से फ्री होता है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। अब वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के मेथड्स क्या क्या हैं, तो काफ़ी मेथड्स हैं। पहला है कैंडल टाइप फिल्टर्स, ठीक है, आर कॉमनली यूज टू बी हाउसेज विच इज़ फिजिकल मेथड ऑफ द रिमूविंग इम्प्योरिटीज। मतलब कैंडल लाइक ऐसा एक कीप्स आता है जिससे हम पानी को छानते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है बॉइलिंग, पानी को बॉईल करके भी हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें बॉईल करने से जो जर्म्स होते हैं पानी के अंदर जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड क्लोरीन टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं हम पानी में, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरिनेशन, मतलब क्लोरीन ऐड करने को बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी टैबलेट्स शुड बी यूज्ड, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की टैबलेट आप यूज कर रहे हो तो कितने पानी में कितनी टैबलेट को यूज करें, ठीक है। ज़्यादा क्लोरीन की टैबलेट यूज करना भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी आल्सो एडेड, और हम क्लोरीन की जगह ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट है फिल्टरिंग सिस्टम, क्लीन वाटर को हमें पहले फिल्टर करना चाहिए कैंडल फिल्टर से, और देन पासिंग द थ्रो एक्टिवेटेड चारकोल से पास करना चाहिए, विच एब्जॉर्व इम्प्योरिटीज, चारकोल इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्व कर लेता है। और फाइनली इरेडाइट्स वाटर विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेज से वो पानी को साफ करते हैं, जिससे कि जर्म्स वगैरह जो होता है यूवी रेज से किल हो जाता है। ओजोन इज यूज टू बी प्लेस ऑफ क्लोरीन की जगह ओजोन का यूज कर सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए हम, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप आरओ बोलते हो ना, आप आरओ का पानी पीते हो, घर में आरओ यूज करते हो, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। इज अनदर मेथड ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन। इन दिस मेथड वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंटेंट इज टेकन इन टैंक फिल्ट्रेट, मतलब इसमें सेमी पैरेबोलिक मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि हाई सॉल्ट पानी को एक तरह से फिल्टर किया जाता है। हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सैलिन वाटर, मतलब जो सैलिन वाटर होता है उस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि वो प्योर वाटर में के को एक तरह से पास किया जाता है मेम्ब्रेन से, और वो फिर फिल्टर होके ड्रिंकेबल यूज में आ जाता है। आगे है WWTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, फॉर सिटी सप्लाई, मतलब सिटी सप्लाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी को साफ किया जाता है, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम। इन सिटीज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्लीन वाटर को क्लीन करता है फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स से, ठीक है। बिफोर सेंट इट होम्स, मतलब घर में पानी भेजने से पहले पानी को क्लीन किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। द एम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज टू बी रिमूव एक्सटिंग्स कंटामिनेट्स, मतलब जो भी बाहरी कॉन्टामिनेट्स होते हैं, कुछ गंदगी होती है, उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। इसका एम किसका, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं हम कैसे कैसे। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन, मतलब वाटर जो होता है दैट इज़ पम्प्ड फ्रॉम रिवर्स, जो भी रिवर से पानी लिया गया है उसको एक टैंक में पहले अलाउ किया जाता है, और टैंक में उसको स्टैंड पोजीशन में रखा जाता है, ताकि वो एक तरह से उसमें जो हैवी और सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो एक तरह से बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और इसके बाद में फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब कि जो थिक लेयर होती है सैंड की और या फिर ग्रेवल की, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है। और उसके बाद में एरेशन होता है, मतलब एयर अंडर प्रेशर, ठीक है, एयर को गुजारा जाता है अंडर प्रेशर वाटर में से, ताकि जो हार्मफुल जर्म्स हैं, ठीक है, वो किल हो जाए, तो इस प्रोसेस को एरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन, मतलब क्लोरीनेशन में क्लोरीन को ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि कुछ हार्मफुल जर्म्स किल्स हो जाए। उसके बाद में नेटवर्क का जो पाइप है उससे घरों में पानी भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट टू बी सेव वाटर, मतलब पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो पानी को हम यहाँ पर एक 4R प्रिंसिपल है, ठीक है, एक तो है 4R प्रिंसिपल। 4R का मतलब है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। यहाँ पर 4R नहीं है, यहाँ पर 3R है ये, ठीक है। रिड्यूज का मतलब होता है पानी की डिमांड को कम करना, ठीक है, वेस्टेज करना, है ना। रिड्यूज का मतलब है पानी की डिमांड तो रहती है, बट पानी का वेस्टेज कम करना, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कि नहा रहे हैं, ठीक है, वाथिंग कर रहे हैं, तो वाथिंग में हम 1 बाल्टी यूज कर सकते हैं 2 बाल्टी की जगह, ठीक है। और
शावर बनाने की बजाय हम मग का यूज कर सकते हैं, मग से नहा सकते हैं हम, ठीक है। एक नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज का मतलब है पानी को दोबारा यूज करना। जैसे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करते हो तो उस पानी को आप, ठीक है, वाटर वाटर प्लांट मतलब प्लांट में देने के लिए उस पानी को यूज कर सकते हो। तो पानी का यूज करना। नेक्स्ट है डो नॉट लीव टैप रनिंग। टैप को जो है रनिंग पोजीशन में नहीं रखना चाहिए जब आप जो है ब्रूशिंग करते हो टीथ को तब। नेक्स्ट है गेट लीकिंग टैप्स पाइप्स रिपेयर्ड। मतलब जो भी लीकिंग टैप्स हैं आपके घरों में जो लीक करते हैं पानी को, तो उनको रिपेयर कराना चाहिए ताकि उनसे पानी लीक ना हो, पानी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स। मतलब रिसाइकल प्रोसेस को वाटर प्लांट्स में यूज करते हैं हम, पानी को रिसाइकल किया जाता है। आगे है रिमेंबर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लिव्स। मतलब पॉल्यूशन से हमारे डेली लिव्स की क्वालिटी अफेक्ट होती है। सो इट कैन एंडेंजर द वेरी सर्वाइवल ऑफ लिव्स ऑफ आवर प्लेनेट। और हमें प्लेनेट में रहने के लिए भी हमें पॉल्यूशन को नहीं करना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन को फ्री रखना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम टू आंसर्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक वाटर सेफ एज किलिजम्स। ठीक है, तो क्लोरीनेशन आ जाएगा इसमें, नहीं बॉइलिंग। नेक्स्ट है एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू वाटर। ठीक है, इसमें क्लोरीन आएगा। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल लेवल भी शुड अवॉइड ट्राई टू अवॉइड एंड ट्राई टू इसमें ऐसे करना, रिड्यूस कर लेना, रिड्यूस एंड रीयूज वाटर। ठीक है, इन सिटीज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि आपके लर्नवेज जो साइंस है उसके सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।